बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। एक बार फिर आपकी सबको बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और नाजरीन, गवर्नर सिंध, नए गवर्नर सिंध इससे पहले सिद्दीकुज़्ज़मा साहब के इंतकाल के बाद एक खला बन गई। एक खला को पुर करने के लिए मोहम्मद जुबैर साहब को सामने लाया गया, जिसकी बिना पर असद उमर साहब को भी काफी सुनना पड़ा असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर याद सादिक साहब की तरफ से कि मिठाई खिलाई है। पता नहीं उन्होंने मिठाई खिलाई ना खिलाई, लेकिन हल्फ जरूर उठा लिया मोहम्मद जुबैर साहब ने। अब आने वाले वक्तों के अंदर सिंध एक आसान सूबा नहीं है, क्योंकि बहुत चैलेंजेस हैं वफाक, और साथ ही साथ सूबाई हुकूमत के अंदर तनाव भी है, कराची ऑपरेशन के हवाले से भी, रेंजर्स के इख्तियारात के बारे में भी, और सिंध में सेहत, ग़िज़ाई अमराज और ग़िज़ाई किल्लत, बाकी अमराज जितने कराची के अंदर नए से नए बैक्टीरियाज निकलते हैं, उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वफाक का एक रोल तो डेफिनेटली होगा। मोहम्मद जुबैर साहब किस तरीके से इसको पूरा कर पाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी अपने पैनल का। मेरे साथ मौजूद हैं ख़ावर घुमन साहब। ख़ावर साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ख़ावर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, 32nd गवर्नर ऑफ सिंध सिद्दीकुज़्ज़मा साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया मीडिया के अंदर, और वो जब से गवर्नर बने वो सही से चार्ज ना संभाल पाए। इवन ये कि 25 दिसंबर को वो कायदे आज़म के मज़ार पे भी ना जा पाए। मोहम्मद जुबैर साहब उसके बाद आते हैं। डेफिनेटली एक अहम ओहदा है। क्या वफाक में और सूबे में जो तनाव है उसको ख़त्म कर पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे, या ये चैलेंजेस बरकरार रहेंगे? अनिका, ये जो आपने तनाव की बात की वो तो यकीनी लेवल पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके दरमियान सारे इश्यूज चल रहे होते हैं। सिद्दीकी साहब, वो उन पे जो तनकीद थी वो मेरे ख्याल में बेवजह थी। आए बीमार थे, शुरू दिन से वो हॉस्पिटल चले गए, उसके बाद वाला अल्लाह ताला को प्यार हो गया। तनकीद करने वालों में से आप भी थे? नहीं, तनकीद हमने उन पे तनकीद नहीं की थी, हमने फेडरल गवर्नमेंट पे और नवाज शरीफ साहब पे तनकीद की थी कि ठीक है, आपके पार्टी लॉलेस है, इतनी चैलेंजिंग पोजीशन है, तो वहाँ पे आपका थोड़ा एक सेहतमंद बंदा लगा दे। चले, आप सेहतमंद जो है ना बंदा वहाँ पे नया गवर्नर आ गया है। ये जो आपने चैलेंजेस बात की, ये तो जब से इनकी नॉमिनेशन हुई है चैलेंजेस पे डिस्कशन हो रही है। मैं आपको चैलेंजेस वो बताऊंगा जो अंदरूनी तौर पर विद इन पार्टी जुबैर साहब को देखने। ठीक, यानी बैरूनी चैलेंजेस तो हैं, अंदर सियासत हो रही है पार्टी के अंदर। अच्छा, हुआ ये कि जब ये पोजीशन हाली हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर 3 डिफरेंट लेवल पे जो है ये डिस्कशन चल रही थी कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट गवर्नर सिंध। एक था प्रेसिडेंसी। आपको पता है मनून हुसैन साहब वो भी कराची से हैं। वो अपने लेवल पे डिस्कशन शुरू होगी कि वहाँ पे किसको आना चाहिए, क्योंकि सारी उनकी जो पॉलिटिकल जद्दोजहद है 90 से ऑनवर्ड, जब से उनकी एसोसिएशन नून लीग से तो सिंध में है, वो अपने लेवल पे बात कर रहे थे लोगों के साथ। उसके अलावा जो कराची के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल लीडरशिप है, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह हैं, निहाल हाशमी हैं, सलीम ज़िया हैं, शरादी ब्रदर्स हैं, बाकी और भी जो चंद एक लोग हैं, वो अपने लेवल पे को बातचीत कर रहे थे कि यार अब कौन सा बंदा जिसको हम गवर्नर लगाएं, ताकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक प्रेजेंस है सिंध के अंदर जो कि अभी बिल्कुल ना होने के बराबर है, उसको बेहतर आगे लेके जा सके। तो ये दोनों जगह से मैसेजिंग, प्रपोजल, सजेशन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है उनको मिल रही थी, जा रही थी कि अब किसको आने वाला गवर्नर लगाना है। लेकिन जो एक तीसरी जगह है जहां पे जो कि इस एज ऑफ नो एक जो है ना ताकत का असल मंबा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक जगह है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल, जिसको एग्जैक्टली रन कर रही हैं। तो जब ये सारी आप हैरान होंगी सुन के कि प्रेसिडेंट साहब ने भी एक डिफरेंट बंदे का नाम लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस चीज़ पे राजी थे कि पार्टी का जो डाई हार्ड है, जो पुराना बंदा है जिसने मारें खाई हैं पार्टी के लिए, कुछ कराची में वो वहाँ पे उन्होंने सर्व किया है, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह हुसैन, वो जो फेडरल मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट थे, वो बीबीसी को इंटरव्यू देने के बाद बेचारे उनको हटा दिया गया। उनका नाम भी वो उसमें लिस्ट में शामिल था। आपको पता है कि 12 अक्टूबर को जब मिलिट्री कू हुआ था तो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह उन चंद लोगों में से थे जो मुल्क में रहे और उन्होंने सारी मिलिट्री डिक्टेटरशिप को फेस किया, उनका नाम भी था। अगेन, अच्छा, वो सारे लेवल पर चीज़ें डिस्कस हो रही थी, लेकिन जब नाम आया वो मोहम्मद जुबैर का तो सबके लिए बड़ा शॉकिंग था। क्यों आया? उसकी वजह ये थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अमलन बागडोर संभाल चुकी हैं, सारे मामलात को वो देख रही हैं, उन्होंने डिसीजन किया कि जी मोहम्मद जुबैर नए गवर्नर सिंध होंगे। उसकी वजह ये मुझे पता चली है वो ये कि वो अपनी टीम्स बनाने जा रही हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर की जो टीम मुस्लिम लीग नून की बनने जा रही है, चूँकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इज़ गोइंग टू बी द फेस ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो कैंपेन को लीड करेंगी। आपकी जो जितनी अभी कैंपेन ऑलरेडी वहाँ पे बनना शुरू हो गई हैं, उस सब को वो लीड कर रही हैं, उसमें सारा उनका इनपुट है।
तो ये डिसीजन आया है मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से। जो दानियाल अजीज साहब ने इतनी तगोदो की, हर बार पैनमा के बाद वो जिस तरीके से बात करते थे, अब उनको सुनना पड़ा दूसरी जमातों से कि जी मरियम औरंगजेब साहब को कुछ ओहदा मिल गया, उसके बाद फिर मोहम्मद जुबैर साहब को कुछ ओहदा मिल गया, दानियाल अजीज साहब को क्या जवाब देंगे? इंतजार करें चंद एक दिनों में, हो सकता है जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन की पोजीशन खाली हुई है वहां पे दानियाल अजीज आ जाए। हाँ, जो दूसरी बात थी ना, मैं जो असल वजह अब पार्टी के अंदर जो चैलेंज वाली बात है, वो चैलेंज ये है जुबैर साहब के लिए, एक तो उनका चूंकि वो नौवारद हैं पार्टी के अंदर 2013 के बाद ही उनकी वो शमूलियत हुई, बाद में वो सारा अब सामने मीडिया का नजर आए कि वो पार्टी के अंदर चूंकि वो एक नौवारद होने की वजह से उसको इस पोजीशन के लिए लाया गया है। अब तो पार्टी के अंदर उन्होंने अपने आप को साबित कर रहे हैं, और साथ साथ कराची या सिंध के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ वो एक रूम क्रिएट करना है, क्योंकि वहां पे अभी एमक्यूएम है। पार्टी का क्या रिएक्शन होगा जुबैर उमर साहब की बतौर गवर्नर तैनाती के हवाले से, वो क्या सोच रहे हैं मुस्तकिल? अच्छा सोहेल, ये भी चीजें डिस्कस हुई उस पे, चूंकि आपको पता है कि जो नून के अंदर, जो नून लीग के अंदर जो कैंप बना हुआ है ना, एक पंजाब कैंप और जो सेंट्रल कैंप, जिसमें डार साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा ये एक साइड पे हैं। डार साहब की डिस्कशन हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश है, उसकी वजह कि मोहम्मद जुबैर ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। कराची के अंदर रह के पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर कोई वहाँ पे अगर नून लीग का पुराना पॉलिटिशियन सियासी आदमी गवर्नर लगता तो वो उनके लिए शायद थोड़ी बहुत मुश्किलात क्रिएट करता। उसको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज पता है कि किस बंदे को पार्टी में लेके आना है, कुछ मुराद दी जाती हैं, कुछ लोगों को वो क्या कहते हैं ल्योर किया जाता पार्टी के अंदर। वो खुश हैं, वो उनकी तरफ से बिल्कुल वो क्या कहते हैं ग्रीन सिग्नल आके जुबैर साहब आए और आके लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की जो है रिकमेंडेशन हो सकती है? बिकॉज मोहम्मद जुबैर साहब एक पॉजिटिव इमेज भी तो दिखा रहे हो सकते हैं कि एक बड़ी कंपनी से, एक इंटरनेशनल कंपनी से आए, यानी इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, पढ़े लिखे भी हैं, डीसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नर सिंध का ओहदा संभालेंगे, चीजों को आगे लेकर जाएंगे। इशरतुल इबाद साहब जो नहीं कर पाए शायद वो कर पाएंगे। क्या ये चीज भी हो सकती है? इमेज बिल्डिंग भी हो सकती है पीएमएलएन की सिंध के अंदर? अनिका बिल्कुल, ये फैक्टर तो यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। उसके साथ अगर हम ये देखें कि आइंदा इलेक्शन के बाद जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो तैयारियां की जा रही हैं, जिस तरह घुमान साहब ने पहले भी इसके ऊपर एक कंप्रिहेंसिव स्टोरी भी की थी, मरियम नवाज साहिबा को आइंदा इलेक्शन के बाद क्या रोल मिलना है? ऑफ कोर्स अगर वज़ारत उज़्मा की तो हम बात करें, उसके ऊपर उनकी कड़ी नजरें जरूर हैं। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून को किस तरीके से चलाना है, उसके अंदर भी उनका कलीदी किरदार होगा आइंदा इलेक्शन के बाद, और उसी की ज़रूरतों को मद्देनजर रखते हुए अभी से वो फैसले कर रही हैं। और ये हकीकत अब एस्टेब्लिश होती जा रही है कि जितने लोग उनकी क्लोज थे, जो मीडिया स्ट्रेटजिक सेल में काम भी कर रहे थे और उनके साथ डे टू डे लाइजॉन के मुताबिक काम कर रहे थे, तो वो उनको यूटिलाइज कर रही है मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर, मुख्तलिफ ओहदों के हवाले से। और ऑफ कोर्स ये बात इस बात का इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों के अंदर जो जितनी भी सियासी तब्दीलियां होंगी, जो नया सियासी मंजरनामे बनेगा, उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा का बड़ा किरदार होगा, जिसकी ये रिफ्लेक्शन अभी जुबैर उमर साहब के शक्ल में भी सामने आई है। मरियम नवाज साहिबा की और कौन कौन करीब है जिनकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आने वाले वक्तों में उनको कोई अच्छा ओहदा मिलेगा? अगर ये गवर्नर सिंध के ओहदे का डिसीजन वो ले सकती है तो फिर तो और बड़े बड़े डिसीजन देखें। एक तो जो दानियाल अजीज हैं, वो अगर मैं समझता हूँ अगर उनको इस मौके पर कोई पोजीशन नहीं मिलती, क्योंकि इस टाइम पोजीशन कुछ खाली पड़ी हुई है, मिनिस्ट्रीज भी खाली पड़ी हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि सुबकी होगी ना सिर्फ दानियाल अजीज के लिए, बल्कि स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के लिए। ये देखें जिस तरह उन्होंने बढ़ चढ़ के पनामा के इशू के ऊपर हुकूमती फैमिली का दिफा किया है, यकीन करें एट टाइम तो ऐसे लग रहा होता कि वो कि ये वाकई कोई अपने सेंसेस में है ये बात करते हुए कि नहीं। आपको ये भी पता है कि जब ये जनरल मुशर्रफ के साथ थे तो जनरल मुशर्रफ का दिफा भी बड़े जोर शोर से करते थे। अगेन अब वो पूरी वो क्या कहते हैं पूरी दिलो जान लगाया हुआ उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए दिफा तो करें, लेकिन बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जो लबो लहजा इख्तियार करते हैं, जो अंदाज़े बयान होता है, वो बड़ा उनका इंसल्टिंग और टॉन्टिंग है, वो डायरेक्शन का शिकार है। वो तो फॉलो कर रहे होते हैं डायरेक्शन जो पार्टी लीडरशिप की तरफ से हैं कि आपने बिल्कुल हेड ऑन लेना है इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को, और किसी को बिल्कुल छोड़ना नहीं। चुनाव तो खुद उन्होंने करना है, अपने वालिद साहब को देखिए, अपने कदकाट को देखिए, अल्फाज को चुनाव तो खुद करना है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सियासत को ये ज़हर आलूद जिस तरह कर रहे हैं, ये बड़ी गलत सारी सियासी जमातें कर रही हैं। कौन सी ऐसी सियासी जमातें जो कि छोड़ती है जहर आलूद करने से या लफाजी का सही इस्तेमाल ना करने से? बट ये एक शेवा बन चुका है। यस, ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन है, अब क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत का नाम ये है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत एक और चीज का नाम है, वो है अपने जानने वालों को या अपने लोगों को नवाजने का। और सिंध की बात कर रहे हैं, गवर्नर सिंध की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर हाउस के जो अफसरान हैं उनको भी एक तरीके से नवाजा जा रहा है। अलाउंसेस मिलती हैं तनख्वाह के अलावा, वो अलाउंसेस में इजाफा हो गया। सोहेल साहब सुना। अनिका, गुज़श्ता रोज हमने ये स्टोरी ब्रेक की और बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए कि वज़ीर आला सिंध ने
गवर्नर हाउस सिंध के जो अफसरान हैं, वैसे तो 553 मुलाजमीन समेत अफसरान भी शामिल है, लेकिन ग्रेड 1 से 21 अफसरान के जो हाउस अलाउंस था वो नए गवर्नर की आमद से कबल उन्होंने तब्दील कर दिया है। जब ये नोटिफिकेशन मिला और इसकी हमने फर्दर तहकीक की कि कितना इसमें इजाफा किया गया, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगी, जिसकी कभी किसी सूबे के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और सिंध के अंदर वैसे ये रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जब किसी को नवाजना है तो ऐसा नवाजना है कि फिर उसके तारीख के अंदर कोई उसका पीछे कोई रिकॉर्ड ना मिलता, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए। किया क्या है इन्होंने किया यह है, जो ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक के जो मुलाजमीन शुमार होते हैं उनका हाउस अलाउंस पहले भी 4000, 6000, 10,000 रुपए माहाना था, उसको इन्होंने इंक्रीज किए 50% इजाफा करते हुए। जिसका 4000 था उसको इन्होंने 6000 कर दिया, नहीं जिसका 2000 था उसको 4000 कर दिया, 3000 वाले को 6000 कर दिया। अब बात आगे चले, जिन्होंने असल समरी मूव की, जिन्होंने असल बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की, और ऐसी मेरा नहीं ख्याल किसी और सूबे के अंदर कोई ऐसी एग्जाम्पल हो। जब ग्रेड 17 से आगे की बात बनी तो पता चला कि पहला जो इजाफा किया गया है वो 1000% इजाफा किया गया है। यानी पहले जो ग्रेड 17 वाले के जो साहब थे वो 8000 रुपए लेते थे, उनको अब लाखों रुपए में चले गए। ग्रेड 18 के जो अफसर था गवर्नर हाउस का, वो पहले हासिल कर रहा था 10,000 रुपए, उसको डायरेक्ट 1 लाख नहीं, उसको 1 लाख रुपए उसका महाना कर दिया हाउस अलाउंस, यानी 10 टाइम्स ज्यादा कर दिया। ग्रेड 19 का जो ऑफिसर था वो भी 10,000 रुपए हासिल कर रहा था, उसका 2 लाख कर दिया, 1 लाख नहीं 2 लाख, 10,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। ग्रेड 20 का जो ऑफिसर था वो पहले हासिल कर रहा था महाना हाउस अलाउंस 12,000 रुपए। आप सुनकर हैरान होंगे कि अब उनका कितना कर दिया गया है, अब उनका हाउस अलाउंस कर दिया गया 2,50,000 रुपए महाना। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ग्रेड 21 का भी सुन लीजिए। नए गवर्नर के आने के बाद जहां सिंध को शायद थोड़ा सुख का सांस मिले, वहां इन लोगों को भी सुख का सांस मिलेगा। मुराद अली शाह आखिरी फिगर कोट करूं, ग्रेड 21 के अफसर को पहले मिल रहा था 12,000 रुपए, 12,000 रुपए से बढ़ाकर उनका हाउस अलाउंस कर दिया गया है 3 लाख रुपए महाना। ये इंतहाई हैरान कुंदा। और जब इसकी मैंने वर्किंग की और मैंने वहां राब्ता करके चेक करने की कोशिश की वजारत जो सूबाई फिनांस डिपार्टमेंट है कि ये दुरुस्त है, 2 मरतबा उनसे तस्दीक की, मुझे मतलब यकीन नहीं आता था कि इतना बड़ा आप जंप ले, क्योंकि इसका मंथली जो आपने इंपैक्ट किया करोड़ों रुपए इसका इंपैक्ट है। और वो सिंध जो एक काम करने के लिए कर्ज हासिल करता फिर रहा है। एक सवाल जो पैदा होता है वो ये जो समरी थी, क्या ये नए गवर्नर की नॉमिनेशन के बाद मूव की गई या उससे पहले हुई, और इसके मुहर्रकात क्या है, वजह क्या है कि सिर्फ गवर्नर हाउस की इतना बड़ा वो दे दिया गया है? मैं इस सवाल की तरफ सोहेल साहब आपसे जवाब लेती हूँ, लेकिन एक जगह पर सेहत के लिए कर्जा लिया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं, बाकी जगहों से कर्जा लेते हैं, वहां थर के अंदर बच्चों की अमवात वाक़ हो रही है, दूसरी जगह पर ये काम हो रहा है। यानी सिंध के पास पैसा है लेकिन अवाम के पास लगाने को नहीं है, अफसरान के पास लगाने को नहीं है। देखिए वही ना, गवर्नर हाउस एक छोटी सी एंटिटी है, फेडरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो सवाल मैं बेसिकली वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल वजह क्या बनी, वो मुहर्रकात क्या है जिनकी वजह से, क्या समरी पहले की तैयारशुदा थी या कि जुबैर साहब ने आके इंसिस्ट किया कि चूंकि मैं आ रहा हूं तो मेरे जो अंडर जो मेरा अमला होगा उसको आप इस लेवल का इंक्रीज कर दें। तो सिंध की प्रायोरिटीज को आपको तरजीहात जो आप बात ये नोटिफिकेशन कोई दूसरी राय नहीं है। बात ये है कि कल परसों भी 2 बच्चों की अमवात वाक़ हुई थर के अंदर, और आप यहाँ पैसे बढ़ा रहे हैं, वहां पैसे लगाने को तैयार नहीं। आरोप जो आपका क्वेश्चन था वो बहुत वैलिड है। जो नोटिफिकेशन है ये बताता है कि जब ये समरी मूव की है चीफ मिनिस्टर सिंध को, उस वक्त जुबैर उमर साहब गवर्नर नॉमिनेट हो चुके थे। उसके बाद जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उस वक्त उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी, सिर्फ हल्फ लेना बाकी था। यानी 1 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब अगली बात कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्या इसके लॉजिक क्या पेश की गई है। जब मैंने इसकी कोशिश की और वहां से उनका मौक़िफ़ हासिल किया तो फिनांस डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ ये था कि गवर्नर हाउस के मुलाजमीन और अफसरान के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है और वो राउंड द क्लॉक काम करते हैं, तो इसलिए उनके हाउस अलाउंस बढ़ाना बहुत जरूरी था। यानी उन्हें ये बेसिकली एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया है। अब आप मुझे बताइए, गवर्नर साहब का और गवर्नर हाउस का किसी सूबे के इंतजामिया अमूर में डे टू डे अफेयर्स में कितना रोल है? आप बताइए। मैं बताता हूं, क्या वो डायरेक्टली मुख्तलिफ इदारों को उसकी वजह ये है कि सर्व करते हैं? क्या बता चूंकि कराची के अंदर और सिंध के अंदर हसूदन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो अभी अनिका बात कर रही थी कि वो उनको अपने काम में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो आपको पता है वो दुबई में ज्यादा टाइम गुजरा है कि अब अपनी दूसरे वो एक तो आपको दुबई की ट्रिप से क्या मसला? नहीं मुझे मसला, अगर वो ट्रिप लगा रहे हैं आप उनको लगाने दें। करोड़ों रुपए खर्च आता है, करोड़ों रुपए अपने पैसों से कौन लगाता है? अब देखिए इससे बाद इशरत अल-आबाद से तो वो उन्होंने काफी बागडोर संभाली हुई थी सिंध की। अब ये आ गए हैं,
अब आप सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी देखे ना, मोहतरम जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। ये मुल्क के अंदर, उनके सूबे के अंदर इतनी बड़ी चेंजेस हो रही हैं, नए गवर्नर आ गए हैं। यकीनी तौर पर नया गवर्नर और नई गवर्नमेंट के साथ किस तरह उन्हें काम करना है, किस तरह की उनकी वर्किंग रिलेशनशिप होगी, क्या स्कीम ऑफ थिंग्स होंगी। हो सकता है डॉक्टर साहब, आपको पता है जरदारी साहब के साथ बड़े राब्ते, हॉटलाइन राब्ते में रहते हैं, हो सकता है वहां से भी उन्होंने कोई ले ली हो। गो हेड अगेन, मसला तो वही है ना कि आप प्रायोरिटीज क्या है, आपकी तरजीहात क्या है। गुज़श्ता रोज हमने जो स्टोरी की थी कि सिंध के अंदर गजाई किल्लत पर काबू पाने के लिए अरबों रुपए का जो कर्ज लिए जा रहे हैं, अगर ये आप अब नॉर्मल इंक्रीज ना करते हाउस अलाउंस में, मामूली करते, जो कर्जा लेने की जरूरत पेश ना आती गजाई किल्लत पे जो आप काबू पाना, वही जो मैंने सवाल किया था कि आखिर आप गजाई किल्लत को खत्म करने के लिए कर्जा ले रहे हैं और आप यहाँ पैसे बांटने के अंदर लगे हुए हैं, आखिर वजह क्या है? और क्या अगर वफाक की तरफ से मोहम्मद जुबैर साहब को लगाया गया उसका बदला दिया जा रहा है गवर्नर हाउस के अफसरान की जो तनख्वाहें उनको बढ़ा के, लेकिन बदला तो सिंध को इस मद में भी मिलेगा कि अब डेफिनेटली पीपल्स पार्टी साथ देगी, तो हाईवेज, मोटरवेज, वो तमाम चीजों का इफ्तिताह भी होगा। और आज M9 का इफ्तिताह होगा कराची के अंदर, नवाज शरीफ साहब जाएंगे और नवाज शरीफ साहब वैसे जहाँ भी जाते हैं या तो कोई हाईवे, मोटरवे, सड़क, पुल, कुछ ना कुछ जरूर वो इफ्तिताह। अनिका, ये हम अपने नाजरीन के साथ ऑफिशियल डाटा जो है पिछले 4 साल के अंदर, जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग गवर्नमेंट में आई है, मुल्क के अंदर कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी लंबाई की सड़कें बनी हैं और उस पर कितने अखराजात हैं, ऑफिशियल डाटा हम अपने नाजरीन को दिखाने जा रहे हैं। टोटल सड़कें हैं 2732 किलोमीटर लेंथ की सड़कें बनी हैं। इस पे जो आपके अखराजात आए हैं वो 12.5 अरब रुपया। अगर इसको फर्दर तकसीम करें, मैंने वो सोहेल से मदद मांगी, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि 1 किलोमीटर के ऊपर 45 लाख रुपया आपका खर्चा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लोगों का, कुछ मुबसरीन का ख्याल है कि ये ज़्यादा अखराजात है, इससे कम होना चाहिए। अगेन वो गवर्नमेंट की अपनी एक तरीकाकार है। अच्छा, इसमें खैबर पख्तूनख्वा में 309 किलोमीटर सड़क बनी है जिस पे कोई 16 करोड़ रुपए लगे हैं। बलोचिस्तान के अंदर 523 किलोमीटर बनी है। पंजाब के अंदर 885 किलोमीटर, सिंध के अंदर 621 किलोमीटर, AJK के अंदर 34 किलोमीटर। अगेन मैं इनके सड़कें बनने के खिलाफ हरगिज़ नहीं हूँ। सड़कें मुल्क के अंदर बननी चाहिए, तूल और अर्ज़ में बननी चाहिए, एक्सेस टू द मार्केट बढ़ती है, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन में उससे सहूलत मिलती है। आप दूसरी साइड पे आ जाएं कि आपकी स्पेंडिंग कंपैरिजन अगर आप करना चाहें और करें, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे आपका क्या कितना फोकस रहा है। आप पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान के अंदर आपकी अपनी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 50% से ज़्यादा जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, सॉरी जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे दीवारें नहीं हैं, क्लासरूम्स नहीं हैं, पीने का साफ पानी तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ पे आपको जो लेबोरेटरीज नहीं है। उसके अलावा आप देखते हैं वहाँ पे जो ओवरऑल सिक्योरिटी के मामला स्कूल के अंदर आपको पता है वो भी काफ़ी सीरियस इशू बना हुआ, वो भी नहीं है। टीचिंग स्टाफ नहीं है वहाँ पे, तो दूर की बात है। अगर आप देखें कि आपको ऐसा लगेगा कि अब आप इस्लामाबाद के अंदर आप देखें, इस्लामाबाद के भी आप इर्द गिर्द जाके प्राइमरी स्कूल देख लें तो वहाँ पे भी हालात बड़े ख़राब है। तो इशू ये हाईलाइट करने का वाहिद मकसद यही था कि आप देखें क्या मुल्क के अंदर आपने इतनी सड़कों पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, तो क्या सोशल वेलफेयर सेक्टर पे भी आपको करना चाहिए? वहाँ पे आप सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, आप हाईवेज की बात कर रहे हैं। जब हाईवेज की बात आती है स्पेशली तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, सड़कें बननी चाहिए। अगर सड़कें ना भी बनी होती तो हम लोग कहते हैं कि जी सड़कें क्यों नहीं बनी, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोहेल साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आप हाईवेज या मोटरवेज का इफ्तिताह कर रहे हैं और उसके इर्द गिर्द इकोनॉमिक जोन्स नहीं है, इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं है, उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, तो फिर उन मोटरवेज का, हाईवेज का फायदा तो ना हुआ ना। सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग की बात हुई, वो अच्छी है, लेकिन उसका इकोनॉमिक फायदा भी तो होना चाहिए। अनिका, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस वक्त खुसूसन जब हमारी मौशियत बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही हो और हमारा बैरूनी कर्जों के ऊपर इस कदर इन्हिसार हो, अंदरूनी कर्जों के ऊपर इन्हिसार हो, लेकिन उसके बावजूद जब हम इतने बड़ी पैमाने के ऊपर इतनी बड़े हर साल इतना बड़ा बजट सिर्फ शाहराहों के ऊपर खर्च कर रहे हो और साथ उसका सिर्फ ये कि लोग वहाँ गाड़ियाँ उस पर ट्रैवल कर रही हैं और लोगों को नजर आ रहा है कि हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट कर दिया है। और जितने ये जो प्रोजेक्ट है ना, इनका जो बुनियादी वजह हम देखते हैं कि जो जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून हमेशा फोकस करती रही है कि उस फार्मूले के ऊपर अमर पैरात दिखते हैं कि जो कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, कि ये नजर आ रहा है तो लोग इस पे यकीन करेंगे। लेकिन आपको जब आप लॉन्ग टर्म आप आके लॉन्ग टर्म सोचते हैं और आप अवाम की
रियल मानों में आप उनको चाहते हैं कि लोगों को इसका बेनिफिट मिले, उनको उनकी फलाह बहबूद हो, तो फिर आपको इस फिलॉसफी से निकल के जो चीज दिखती है वो उसी पे लोग यकीन करते हैं। फिर आपको एजुकेशन के ऊपर, आपको हेल्थ के ऊपर भी काम करना चाहिए पैरेलल। इतना बड़ा आप एक्सपेंस आप उसके ऊपर आप एक्सपेंस कर रहे हैं, बड़ी अरबों रुपए का, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका एक कंपैरिजन भी देना चाहिए कि उसके साथ साथ जो हमारी दूसरी हुकूमत की रियासत की जो बुनियादी जिम्मेदारी थी तालीम और सेहत, उसके ऊपर भी हम खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर ये लैग कर रहे हैं। सही। आज आपको पता है हैदराबाद एक्सप्रेसवे को करने जा रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी वहां पे टोल टैक्स के इशू आना शुरू हो गए हैं, तो काफी बड़ी मिकदार में बढ़ा दिया गया, वहां पे लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। चले एहतजाज की बात कर रहे हैं तो कौमी असेंबली में भी होता है सवालात की सूरत में, और सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन हर बार हर सवाल का जवाब नहीं मिला करता। स्पेशली ख्वाजा आसिफ साहब की मिनिस्ट्री अभी बहुत सारे सवालों के अंडर है, बहुत सारे सवाल अवाम की तरफ से उठाए जा रहे हैं, हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं, अब कौमी असेंबली में भी उठाए जाते हैं, लेकिन सवाल तो उठते हैं, जवाब नहीं मिलता। खावर साहब ये बताएं कि कौन से सवाल उठाए गए और ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों जवाब नहीं दिया? अनिका, नेशनल असेंबली का सेशन जारी है और वहाँ पे आपको पता है कि हर दिन क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर के दौरान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के से जो सवालात किए जाते हैं मेंबर्स की तरफ से, अब वो वहाँ पे जवाब जमा करवाते हैं। अब ख्वाजा साहब ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और उसमें बड़े मिन्यूट जवाब दिया। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल उनसे पूछा गया कि लिया के अंदर एक चक 224 है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं उसके दरमियान फासला कितना है, वो गली के बिल्कुल दरमियान है। उसका उन्होंने जवाब दिया कि क्यों, चूँकि वो जो वहाँ पे पोल्स लगाए गए थे उस वक्त लगाए गए जब गाँव की पूरी वो जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुई थी, लिहाजा वो दरमियान में आ गए। इसके अलावा उनसे सवाल ये पूछा गया कि हैस्को के अंदर डेली वेजेस के मुलाजमीन कितने हैं, उसके बारे में उन्होंने सारा जवाब दिया, तफसीलन जवाब दिया। उसके अलावा उन्होंने ओवरऑल रिक्रूटमेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के अंदर वो दी। एक सवाल उनसे पूछा है चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर साहब ने, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, विल द मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर बी प्लीज टू स्टेट the total number of corruption cases reported in the ministry during the last 5 years? यानी आसानी के लिए बता देते हैं कि टोटल करप्शन के चार्जेस के बारे में पूछा है कि ख्वाजा साहब हमें ये बताइएगा कि आपकी मिनिस्ट्री के अंदर पिछले 4 साल के अंदर कितने करप्शन के केसेस हुए और उन पे क्या कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, अगर लिया गया है तो इस हाउस को इन्फॉर्म किया जाए। उसके बाद आगे जो बड़ा जबरदस्त एक छोटा सा जवाब आया है वो है रिप्लाई नॉट रिसीव्ड। तो सुहेल से पूछने, अब मैं पूछूंगा कि आपकी मिनिस्ट्री सुहेल कवर करते हैं वो तो मैं तो उनसे पूछूंगी, लेकिन पहले आप मुझे बताएं वो बिल की जवाब हम जरूर देंगे, जवाब है, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन पहले आप बताएं बिल की मंजूरी की बात करें। एक और बड़ा अच्छा बिल कल, अच्छा बिल पेश हुआ है कल, मेरे ख्याल में ये इस नेशनल असेंबली को इसका मेरे ख्याल में वो मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये बिल पास किया है। वो बिल ये है कि आइंदा अगर कोई भी गलत मुकदमा करेगा किसी के खिलाफ और उसको गलत मुकदमा अगर वो हार जाते हैं आप, तो उस मुकदमे के जितने अखराजात दूसरी पार्टी ने की होंगे जो कि पार्टी बिल्कुल बाद में सही साबित होगी, तो अखराजात आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पायलट प्रोजेक्ट ये करेंगे सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर और उसके बाद फिर उसको मुल्क के अंदर। चलिए अब सोहेल साहब की तरफ आते हैं। सोहेल साहब, करप्शन के केसेस जवाब नहीं मिलता, चाहे नैब की बात कर लें वहां से भी जवाब नहीं मिलता, ख्वाजा आसिफ साहब भी जवाब नहीं देते। नहीं, मैं ख्वाजा आसिफ साहब जवाब नहीं देते, मैं ख्वाजा साहब को रिमाइंड करा देता हूं ताकि अगर आइंदा ये सवाल हो तो इसका जवाब दे सके। ख्वाजा साहब, आपसे ऑन द रिकॉर्ड हमने पूछा था, आपने नंदीपुर के हवाले से आपकी दरखास्त के ऊपर कमीशन बना था, 113 रुपए का नुकसान एस्टेब्लिश हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर। वही नुकसान 1.5 साल के दौरान आपके दौरे हुकूमत में हुआ है। नंदीपुर को 10 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान का सामना है, उसके अंदर करप्शन हुई, नैब के अंदर इंक्वायरी रुकवाई गई है। ये जवाब ख्वाजा साहब आपको देना चाहिए था। उसके साथ इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जहां पर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत ख्वाजा आसिफ साहब की दौर के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इंजीनियर्स, पॉलिटिकल साइंस जिसका मास्टर्स था उसको इंजीनियरिंग के ऊपर पोस्ट के ऊपर उसको ग्रेड 18-19 के अंदर अपॉइंट किया गया। बड़े पैमाने पर भर्तियां की गई। सेक्रेटरी वाटर और पानी और बिजली ने टेकअप किया, इंक्वायरी हुई, उसके अंदर बेजाब्तियां साबित हुई। ख्वाजा साहब ने 2 से 3 मरतबा तहरीरी अहकाम जारी करते हुए बोर्ड को कहा कि आप इस मामले को रोक दें, आप आइस्को का वो मामला खुलवाएं कि उस बड़े पैमाने के ऊपर भर्तियों में कौन मुलविस था, क्या वो करप्शन थी या नहीं थी। इसी तरह दीगर तकसीम का कंपनियों में भी बेशुमार ऑडिट पैरस बन चुके हैं, आप वो खुलवा लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी करप्शन हुई। इसके साथ साथ नीलम झेलम पन बिजली मनसूबा आपके दौरे हुकूमत में कितनी मरतबा उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, उसका अंदाजा लगा लीजिए। एक मनसूबा जो मुकर्रर वक्त पर बनना था नहीं हुआ, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, क्या ये करप्शन के जुमरे में नहीं आता? इन चीजों का अंदाजा लगाएं तो आपको आपके सामने
अरबों रुपए के फिगर सामने आएंगे जो कि करप्शन की नजर होते दिखाई देंगे। ठीक है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। अभी अरबों रुपए के फिगर तो सामने आ जाएंगे, लेकिन अरबों मेगावाट नहीं आएगा, हजारों मेगावाट नहीं आएगा। हम लोगों को जितनी बिजली के बारे में वादा किया गया था इलेक्शन से पहले, उतनी बिजली अब तक हम लोगों को नहीं मिली, और अगर मिल भी गई तो ट्रांसमिशन नहीं हो पाई, क्योंकि 60s के जमाने की ट्रांसमिशन लाइंस है और अयूब खान के जमाने की ट्रांसमिशन लाइंस आज भी सही नहीं की जा सकी। इसलिए पूरे मुल्क के अंदर अभी तक बिजली की फराहमी भी प्रॉपर्ली नहीं बनाई जा सकी। उल्टा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि दुआ करिएगा अल्लाह ताला से कि बारिश हो जाए, फिर कहते हैं कि आने वाले 7 सालों के अंदर पानी की किल्लत हो सकती है। तो इसके बारे में हुकूमत क्या कर रही है, हमें ये देखना है, और अगर करप्शन खत्म होगी तो हुकूमत कुछ कर पाएगी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने केपीके के हॉस्पिटल वेस्ट की बात की, और उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन में ये बात भी की कि कराची के हॉस्पिटल वेस्ट का भी कोई हाल अच्छा नहीं है, और सिंध के अंदर ओवरऑल हाल इसका अच्छा नहीं है कि जब अस्पतालों का फजला जायल करने की या जाया करने की बात आती है तो एक तरीका कार होता है, एक सेट पैटर्न होता है। कुछ चीजें इंसिनरेटर्स में जलानी होती है तो कुछ दफनानी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कराची के अंदर मैंने खुद देखा इंसिनरेटर्स के, एक इंसिनरेटर अगर चल रहा होता है तो उसके अंदर भी पूरा फजला नहीं लाया जाता तमाम अस्पतालों का, जिसकी वजह से मनशियात इस्तेमाल करने वाले लोग यूज सिरेंजेस यूज करते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। और अब इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने कई अस्पतालों के सरबराहान को कॉल कर लिया है। खावर साहब, हमने बात की थी केपीके के हवाले से, लेकिन ये मसला सिर्फ और सिर्फ केपीके का नहीं, सिंध का है, पंजाब का है, बलूचिस्तान का है, और सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक्शन लिया। अनिका, ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और होना भी चाहिए। जिस तरह हमने कहा कि जिक्र किया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक पिटीशन एक्सेप्ट की हुई है इसी इशू के हवाले से। अब ये एक अदालती कमीशन है सिंध के अंदर, इन्होंने 27 हॉस्पिटल्स के सरबराहान को 4 फरवरी को बुला लिया है विद ऑल द डिटेल्स कि आप आपने बताएं कि आप अपनी जो मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे आप जो अस्पताल का फजला है उसको किस तरह आप जायल करते हैं, उसका किस तरह क्या इंतजाम है कि नहीं है। जिस तरह आपने बयान किया है कि पूरी दुनिया के अंदर एक पूरी साइंस इन्वॉल्व होती है फजले को ज़ाया करने के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से ज़ाया नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल जहाँ पे काम है बीमारियों को ठीक करने का, तो वो बीमारियां पैदा करने का बायस बन जाएंगे। एक रिसर्च भी आई थी कि अस्पतालों में जाकर बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं और इलाज कम। पाकिस्तान में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में आप सिंध को जो, वो तो सिंध के हालात तो आप सबके सामने उसको छोड़े, पाकिस्तान में किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, सिर्फ आप देखें कि जो मिलिट्री के हॉस्पिटल है वहाँ पे सफाई के आपको इंतजामात कदरे बेहतर नजर आएंगे, और चंद एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सोहेल आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं। मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल राइट हेयर इन इस्लामाबाद, वहाँ पे आप चक्कर लगा लें, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अब ये है तफसीलात उन्होंने मांग ली हैं, और उस पर मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बेसिकली जिसका काम है वो ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, उन्होंने बताया भी है कि हमने कोई 70 के करीब इंटीरियर सिंध में लगाए हैं, और बाकी उससे हम और भी नंबर जो बढ़ा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट के अंदर क्या किस तरह की प्रोसीडिंग चलती हैं, और अगर ये कमीशन अपनी सारी हेयरिंग्स अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है और प्रॉपर तरीके से रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, और मेरे नज़दीक मेरे ख्याल में इस पे किसी लेवल पे कुछ कानून साजी की ज़रूरत मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि हर हॉस्पिटल को ये पाबंद कर दिया जाए कि वहाँ जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स चाहिए, इतने नंबर ऑफ़ नर्सेज चाहिए, इतने नंबर ऑफ़ पैरामेडिक्स चाहिए, उस हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये लिख दिया जाए कि उस हॉस्पिटल के अंदर, उस हॉस्पिटल उस वक्त तक नहीं चल पाएगा वहाँ पे अगर हॉस्पिटल के अंदर जो जिस तनासब से पेशेंट्स हैं उसी तनासब से वहाँ पे नंबर ऑफ इंसिनरेटर्स लगाए जाने चाहिए। पिम्स के अंदर बाय द वे कोई इंसिनरेटर काम नहीं कर रहा राइट नाउ, और ये प्राइवेट कुछ वेंडर्स को इन्होंने कोई काम दिया हुआ है, वो आके अपनी मर्जी का फजला उठा के ले जाते हैं। अब पता नहीं वो कहाँ पे वो जाके डंप करते हैं, क्या उसकी वाकई अच्छे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं या नहीं करते। यहाँ आपने जिस तरह कहा ये हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल हेल्थ की सहूलियात की तो कमी है ही है, जो हैं उनकी मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से। अच्छा, और अजीब बात यह है कि अगर आपकी इवन कराची की स्पेशली बात करें, अब तो खैर चाइनीज कंपनी की बात आ गई, लेकिन अगर कराची की बात करें तो वहां कचरा कुंडियों से कचरा ही अगर उठने लग जाए तो पता चल जाएगा कि कहां से कौन सा अस्पताल जो है वो वेस्ट फेंक रहा है, उसी टाइम पे एक्शन ले लिया जाए। यही तो वो क्या कहते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि यही वो इश्यूज हैं जिसके लिए गवर्नमेंट्स जो लोग गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और फिर लोकल लेवल पे। अब हमारे माशाल्लाह पॉलिटिशियन हर जगह बिल्कुल उनके पास इक्तदार है, उनके पास पावर है। जिस तरह हमने जिक्र किया, आपका दिल किया आपने शाम को ही बैठ के गवर्नर हाउस के लोगों की वो 1000% आपने वो बढ़ा दिए, तो यहाँ पे भी कुछ खुदा का खौफ करें। कराची में 70 वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब हैं, जो इसमें फिगर्स लिखे हुए हैं,
तो फिर फुजले को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने का मसला क्यों पेश आ रहा है? अगर प्लांट नस्ब है तो फिर मसाइल क्यों सामने आ रहे हैं? मसाइल उसकी वजह मैं आपको बताऊं। देखिए, ये तो जो वेस्टमेंट प्लांट्स हैं, ये वो स्पेसिफिकली हॉस्पिटल के हवाले से नहीं है, ये ओवरऑल है। जिस तरह अनिका बता रही थी ना कि पूरी दुनिया के अंदर जो हॉस्पिटल की वेस्ट मैनेजमेंट है वो एक उसका स्पेशल तरीकाकार है। उसमें आम जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सेपरेट जो है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए। और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स तो चाहिए, हमारे यहाँ प्लांट्स भी बन जाते हैं, लेकिन मैंने कराची में जाकर केएमसी के 2 इंसिनरेटर्स देखे। एक इंसिनरेटर चल नहीं रहा था, एक इंसिनरेटर चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर उसके फ्यूम्स को भी तो फिल्टर आउट करना होता है सोहेल साहब। वो भी हमारे यहाँ पहले कराची को गंदे तरीन शहरों के अंदर से एक शहर कह दिया गया। खबर साहब, अफसोस की बात यह है कि हमारे 2-3 शहर ऐसे हैं जिनका नाम लिया गया है। अब सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया। आपको लगता है कि सिंध हुकूमत जागेगी? बाकी पिछला उनका प्रेसिडेंट देखिए, गुज़श्ता 10 से 12 साल के दौरान जो करप्शन ने कराची का जो हशर नशर किया है ना, अब लोगों की बिल्कुल बस हो गई है। मतलब इदारों की भी बस में नहीं रहा कि उसको जिस तरह एक इतना ट्रेंड बन चुका है कि कोई इसको दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने ये बेड़ा उठाया है, अदालती कमीशन बनाया है। वो सिर्फ ये फुजले के हवाले से अब ये मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले कुछ चीजें सामने आई थी। ये कमीशन बहुत एक्टिवली कराची के अंदर आवाम को जिन इशूज के ऊपर मुश्किलात का सामना है उसको एड्रेस करने के लिए बड़ा विगरसली और बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था जो वाटर सप्लाई का इशू है, अदालती कमीशन ने मुतलका एक्सपर्ट्स को और मुतलका हुकाम को साथ ले जाके उन साइट्स का विजिट किया है जहां से पानी ट्रीटमेंट के प्लांट लगे हुए हैं। उनकी बहुत बुरी सूरत हाल थी। 45 से 50% जो उनके जो पंप्स हैं, ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट पंप्स हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। इवन DHA और बहुत सी बड़ी आबादियां थी जिनको गैर म्यारी पानी सप्लाई हो रहा है ट्रीटमेंट किए बगैर मुख्तलिफ साइड से। तो ये अदालती कमीशन की लोगों की भी उनसे उम्मीद है और हम भी उनको जिस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस तरीके से वो परसू कर रहे हैं, वो तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ना कुछ चीजें जरूर हो जाएंगी। हमने भी स्टोरी की थी कि वहां पे जो स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए और वाफर मिकदार में वहां पे मिनिस्टर साहिबान आ गए, एडवाइजर आ गए। कोर्ट ने एक्शन लिया। अब कोर्ट के एक्शन की बाद में कल आपने देखा कि वो अब जो है 5-6 लोगों ने रिजाइन ऑलरेडी कर दिया है, उनको निकाल दिया। बहरान होता है, कोर्ट को लेकर आया जाता है। अस्पताल का फुजला होता है तो कोर्ट करे तो करे, दरख्त कट रहे होते हैं तो कोर्ट करे तो करे। हम खुद क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी देखते? बेसिकली ये एक किसी भी मुआशरे का दिवालियापन है जो जाहिर करता है कि आपको ये छोटे छोटे इश्यूज को भी कोर्ट ने डिसाइड करना है। कोर्ट में तो बड़ा कोई सीरियस मैटर चला जाए तो वहां पे आपको डिसीजन आए। आपको पता है कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आपको इतने एडवाइजर आप रख सकते हैं, इतने आप मिनिस्टर रख सकते हैं, तो आप उतनी रखें, उनको उतनी पावर्स दें जितना कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी के कल में जरूर है। मरकज में भी आपकी हुकूमत थी तो आपको आए रोज मुख्तलिफ अवामी इशूज और एडमिनिस्ट्रेटिव मामला के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता था। कुछ ना कुछ इनके अंदर भी खामियां हैं जिसकी वजह से अदालतों को ही जाके वो अवामी मसाइल और करप्शन के दूसरे मसाइल उनको हल करने के लिए डेफिनेटली इंटरवीन करना पड़ता है। तभी अदालत को आना पड़ता है, नहीं तो अदालत अपने जुडिशरी के बाकी जो काम है वो करती रहती। लेकिन हमारे यहाँ सियासी मसले मसाइल होते हैं, इसी वजह से अदालत को इंटरवीन करना पड़ता है या अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है। लेकिन इतना याद रखिए कि चाइना के अंदर मनशियात इस्तेमाल करने वालों के अंदर के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ और चाइना आज बहुत आगे है और अब फिलीपींस में भी यही हो रहा है। और ये जो सिरिंजेस हैं जो सही तरीके से वेस्ट नहीं की जाती है, इसी काम में इस्तेमाल होती है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि पाकिस्तान पहले ही सेहत की साइड पर बहुत जीरो जा रहा है, बहुत कम हम लोगों की कंट्रीब्यूशन है और वो फिर आगे के आगे बढ़ते जाएंगे। मसले मसाइल सेहत के तो किस तरीके से सॉल्व होंगे, लेकिन मसले मसाइल तो टैक्स के भी हैं जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम सामने लेकर आई जाती है, काम नहीं करती, फेल हो जाती है। काले धन को सफेद करने के तरीके लाए जाते हैं, कोशिश की जाती है, काम नहीं करते उस तरीके से। क्वार्टरली जितना के प्रॉपर एक लिमिट होती है वो नहीं एफबीआर की पूरी हो पाती है। अब एफबीआर ने एक और तरीका देखा है और वो है तनख्वाहदार तबके का, यानी अब एक आम शहरी जो तनख्वाह लेता है उसके बारे में भी टैक्स के क्या रिफॉर्म्स हैं। अनिका, हम आए रोज ये बात सुनते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं, ये इकदाम कर रहे हैं और उसके साथ इतने अरबों रुपए का शॉर्टफॉल है, टैक्स मिल नहीं पा रहा। लेकिन अब गुज़श्ता रोज हमें कुछ ये नोटिस एक मसूल हुआ है जो कि एक सैलिड एक पर्सन को जारी किया गया एफबीआर की जानिब से कि वो लोग जो तनख्वाहदार तबका है जिनकी एट सोर्स उनकी जिस इदारे से तनख्वाह मिलती है वहां से उनका टैक्स कट जाता है, वो पूरे का पूरा टैक्स पूरी दयानतदारी के साथ कौमी खजाने में जमा होता है और उसके बाद वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रिटर्न भी फाइल करते हैं। अब एफबीआर के अफसरान को ये बात लगता है हजम नहीं हो पा रही कि यार ये लोग बड़े डिसिप्लिन वे में टैक्स जमा करवा रहे हैं, तो इनका भी थोड़ा हिसाब किताब लिया जाए। 8 सवालात पर मुश्तमिल नोटिस भेज दिया गया है। इनकम टैक्स जो तनख्वाहदार तबका है उन लोगों को इशू किए गए हैं। उस नोटिस में क्या कहा गया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे गुमान साहब।
आप भी इनकम टैक्स आपका भी हम 2-3 पहले टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। बात सुन के परेशान हो गए। आप भी तैयारी कर लीजिए, आप भी तैयारी कर लीजिए। किया क्या उन्होंने कहा है यकम जुलाई 2014 से लेकर जून 2015 का जो एक अरसा चलता है 12 माह, इसका इंतखाब किया गया है और वो तबका जो तनख्वाह देता है हर महीने उनकी तनख्वाह से एटसोर्स डिडक्शन होती है, उसे कहा गया है कि आप ये दस्तावेजात फराहम करें, जमा करवाएं 6 फरवरी तक। वो दस्तावेजात क्या हैं? इस अरसे के दौरान जो आपको तनख्वाह मिली उसके ऊपर जो आपने खर्चात किए, अब अपने घर की रोजमर्रा के अशिया खरीदते हैं, आपने उसके बिल संभाल कर रखे थे, आपने पेट्रोल दिलवाया, लीजिएगा लेकिन अब संभाल लीजिएगा, पेट्रोल दिलवाया आपने कोई चीज खरीदी, आपने कपड़े खरीदे, नहीं मिलता सोहेल साहब, अब क्या बिल नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपकी 2 लाख तनख्वाह थी, उसके सबूत दीजिए कि आपने ये पैसे कहां खर्च किए। अच्छा, ये सवाल जो है हमारे सियासतदानों से पूछा जाता है कि आपकी जितनी तनख्वाह है उसके इखराजात आप लोगों ने कितने किए और इखराजात के आपकी तनख्वाह के साथ कोइंसाइड भी करते हैं या नहीं करते? उनके पे आपने जब किया, सवाल रेज किए तो आपने फिर आर्टिकल 66 इन्वोक कर लिया है कि जो भी नेशनल असेंबली में मैंने बात की, वहां पे जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर बताया, वो आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्कस नहीं कर सकते, वो किसी भी पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं कर सकते। वो एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मेरा प्रिविलेज है, या एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, बाकी वहां पे 342 बैठे हुए हैं, वो हमारा प्रिविलेज है, उस पर आप कोई बात नहीं कर सकते। अनिका जो काम करने वाले हैं वो ये करते नहीं है। मैं तो डॉक्टर साहब की वो मंतक आजकल तो आपको पता है, डॉक्टर साहब वो कंफेशनल स्टेटमेंट के हवाले से पनामा केस की बैकग्राउंड में जो चल रहा है बहुत ज्यादा परेशान है। इसी परेशानी का एक मैं आपको और मिसाल ये देता हूं कि सेक्रेटरी फाइनेंस 20 जनवरी से पोजीशन खाली है, अभी तक वो बंदा नहीं अपॉइंट हो रहा। आपको पता है कि उन्होंने बंदा अपॉइंट करना, उसके लिए कौन सी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है। आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स का मामला आता है, 18 जनवरी से उसका चेयरमैन रिटायर हो चुका है, उसके लिए आप नया बंदा अपॉइंट नहीं कर पा रहे। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के तो अभी वो चले गए हैं साहब, अब जुबैर साहब उनकी जगह देखें दानियाल आता है या नहीं आता। देखिए ये आपकी तरजीहात हैं, ये आपकी प्रायोरिटीज हैं। आते खबर साहब नोटिस ना आ जाए। अनिका सिर्फ ये जो नोटिस सर्व किया गया है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, मैं इज्जत और एहतराम से कहता हूं, देखिए आते हैं या नहीं आते। अब ये कौन सा मंतक है? एक ही तो तबका है जो आपको टैक्स देता है, एक ही वो तबका है जिसकी बेस पे आप इस मुल्क को जो थोड़ा बहुत चला रहे हैं। चलाना क्या है? वो तो आप कर्जे हर साल के साथ, गुजरते साल के साथ बढ़ा रहे हैं। अगर सजा दी जा रही है, चाह रहे हैं वो फिर वो टैक्स सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी, इनकम टैक्स, बैंक अकाउंट्स, वेल्थ, जो आपने तनख्वाह खर्च की उसकी डिटेल मांगने के साथ साथ ये भी लिखा गया है कि अगर आपने 6 फरवरी तक ये तमाम सबूत, तमाम रिकॉर्ड हमें जमा ना करवाया तो आपके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी कहा गया। एक तो बिल्स किसी ने रखे नहीं होंगे, दूसरा 6 फरवरी 2-3 दिन रह गए, 6 फरवरी आने में देर नहीं है, टाइम नहीं है, किस तरीके से जमा करेंगे? या तो महीने 1.5 महीने का टाइम होता, कैसे होगा ये मामला? नोटिस को 15-20 दिन हो गए पहले इशू हुआ था, लेकिन ये चीजें मुमकिन नहीं है 1.5-2 साल पुरानी चीजों को आप बिल इकट्ठे करके लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात ये है, जब शौकत तरीन वजीर खजाना बने थे उस वक्त एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की और मुख्तलिफ एजेंसीज की और FBI की अपनी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर गुमन साहब 700 पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात की लिस्ट तैयार की गई थी। ये वो लोग थे जो अरबों रुपए के जिनके पास असासे थे, जो उनकी चेक किए गए थे, ट्रैवल हिस्ट्री चेक की गई थी, उनके क्रेडिट कार्ड चेक किए गए थे, जिनकी प्रॉपर्टी थी, वो लोग टैक्स नेट में शामिल ही नहीं थे। फैसला किया गया था कि इन 700 लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, यहां से अरबों रुपए आ सकते हैं। उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब वो लोग जो पेशगी टैक्स अदा कर रहे हैं उनको आपने ग्रिल करना शुरू कर दिया। अपने लिए जो उन्होंने सारे तरीकाकार निकाल के रखे हुए हैं, अपने यहां से पैसे भिजवाते हैं और बेटा या बेटी वहां से गिफ्ट कर देता है। साथ डॉक्टर साहब के बच्चों के, आपको पता है पिछले दिनों जब दुबई में उनसे पूछा गया कि आपके माशाल्लाह बच्चों का बिजनेस काफी ज्यादा है, उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। अब वहां से बच्चे भी इनको गिफ्ट भिजवा रहे हैं, ये उनको गिफ्ट भिजवा देते हैं, वो इनको गिफ्ट भिजवा देते हैं। और क्योंकि आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके तहत जो गिफ्ट हैं उसके ऊपर तो आपका वो टैक्स लगता नहीं है। हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ये मेरे ख्याल में लोगों को भी यही अडॉप्ट करना पड़ेगा कि FBI से बचने के लिए तरीके ज्यादा उसका बड़ा जबरदस्त हल है कि हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बजाय हमें तनख्वाह देने के हमें भी हर महीने गिफ्ट दे दिया, साल का इकट्ठा गिफ्ट दे देंगे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बात खत्म। टैक्स देने से भी बच जाएंगे और नोटिस मिलने से भी बच जाएंगे। आप नोटिस भी नहीं मिलेगा। जबरदस्त आइडिया वैसे। चले नोटिस की बात कर रहे हैं तो बड़ी दफा हम लोगों ने कहा कि नोटिस किया जाए कि कितनी आबी जारियत की जा रही है भारत की जानिब से, कितना ज्यादा मसला मसाइल हो रहा है और स्पेशली आबी तनाज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया हमारे रिवर्स के ऊपर डैम्स बना रहा है, डैम्स की कंस्ट्रक्शन कर रहा है और वर्ल्ड बैंक के हवाले से हम लोगों ने बात की, लेकिन अब एक और नई चीज सामने आई है और UNDP की तरफ से सामने आई है। पाकिस्तान की गफलत है ये सारा मामला या इंडिया की गफलत है? अनिका, पाकिस्तान का जो पानी का मसला है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की हालिया रिपोर्ट जो कि 31 जनवरी को जारी की गई है पाकिस्तान के अंदर पानी की सूरत हाल से मुतल्लिक, वो उसने मुख्तलिफ मैं कहता हूँ हुकूमती इदारों को उनका कट्ठा चट्टा खोल के रख दिया है और उसके साथ साथ हुकूमत को भी उन्होंने एक पूरी पिक्चर दे दी है कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया 2 मसाइल हैं, एक तो भारत के साथ हमारी आबी तनाज़ा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पानी की स्टोरेज और लोगों को पानी की फराहमी के हवाले से बात की गई है। जो भारत के साथ आबी तनाज़ात का मसला है, वैसे हम गुज़श्ता 8-10 साल से जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम ये पॉइंट रेज करते थे कि भारत के साथ जो मुख्तलिफ मनसूबों के ऊपर हमारी इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो हमारे डिस्प्यूट पैदा हुए, हम मिनिस्ट्रीज में जाते थे, इंडस वाटर कमिश्नर से बात करते तो हमें खुद ये फील होता था, हमने रिपोर्ट भी किया कि हमारे लोग रेलेवेंट लोग टाइमली उस इशू को टेकअप नहीं करते, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जाके हमें एडवांटेज नहीं मिलता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाके। इस रिपोर्ट के अंदर ये हाईलाइट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है कि पाकिस्तान के जो भारत के साथ तनाज़ात हैं, जो तवालत इख्तियार करते हैं और जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है और अल्टीमेटली इंडस वाटर ट्रीटी को अब वो एट रिस्क चली गई है, क्योंकि किसी वक्त उसके ऊपर गड़बड़ हो सकती है। उसकी बुनियादी वजह जो बताएगी, पाकिस्तान के जो मुतल्लिका हुकाम है मुकर्रर वक्त के ऊपर उन इश्यूज को टेकअप नहीं करते और जब मामला फॉर एग्जांपल किशन गंगा के डैम की बात है, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, मीडिया पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कुछ नहीं किया। जब उन्होंने उसकी 40-50% तमीर कर ली, उसके बाद हम भागते हुए गए आलमी साल से अदालत में, जरा आप कुछ कीजिए। वो कहते हैं यहाँ पे वो इतनी इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब हम कैसे रोके उन्हें। माजरत के साथ नई चीज क्या बताई है यूएनडीपी वालों ने इस हवाले से? जी नई चीज सुन लीजिए, नई चीज उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान की आबी जरूरियात के मुताबिक पाकिस्तान में पानी जखीरा करने की सलाहियत 120 दिन की होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान में पानी जखीरा करने की जो सलाहियत और गुंजाइश है वो सिर्फ 26 से 28 दिनों की है। आप कालाबाग डैम बनाते नहीं, आप क्या इसके ऊपर भी बात की उन्होंने, एक ये और उसके साथ उन्होंने बताया कि किसी दिन ना तो वहां तुम्हारे खिलाफ ना लेकिन नोटिस आ जाएगा, तुम वाली बात नहीं कर रहे, रेजोल्यूशन पास हो जाए नहीं आपके खिलाफ। मैं आपके साहब इसका भी सोल्यूशन बताया, कालाबाग डैम वो बहुत ज्यादा उस पे वो गाली और स्पेशली इंडिया की तरफ से फंडिंग कितनी आ रही है। अपने जाती मामलात के ऊपर अपने थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप बनने के लिए मफाहमत के जादूगर बैठ के सब हल कर लेते हैं। कालाबाग डैम इतनी रॉकेट साइंस नहीं कि आप मफाहमत उस पर ना कर सकें, इत्तेफाकी राय ना कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक शख्स जा रहे हैं कालाबाग डैम के हवाले से, राइट। अच्छा, जो एक और यूएनडीपी ने और पॉइंट किया अलार्मिंग, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें साफ पानी पीने की सहूलत मुयसर नहीं है और उसके साथ साथ 3900 बच्चे सालाना सिर्फ और सिर्फ गैर महफूज पानी पीने की वजह से डायरेक्ट शिकार होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। यह भी कहा गया और उसके साथ रिकमेंडेशन दी गई है कि आप सूबों, यूएनडीपी की रिपोर्ट में, कि सूबों में जो अदम एतमाद की फजा है उसको खत्म कीजिए, अपने आप स्टोरेज डेवलप कीजिए और उसके साथ साथ जो खावर साहब की तरफ जरा जानना चाहूंगी। खावर साहब देखिए, 120 दिन की बात कर लें आप, हमारे यहाँ 26 दिन का है, हम अपने डैम्स बनाते नहीं और वो डैम्स जिनके बारे में कोई तनाज़ा नहीं है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी का मसला ही नहीं, कालाबाग डैम की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर चलिए 100 डैम प्रोजेक्ट आपने प्रोग्राम बंद करवाना है। कालाबाग डैम बार कर रही है नेशनल असेंबली के में, अगर कोई बंदा कालाबाग डैम का नाम ले लेना तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, वो गालम गलोच पे लोग उधर आते हैं, तो कालाबाग डैम बार नाम मत लें। चलिए, कालाबाग डैम नहीं बना, नोटिस हो जाए, लेकिन कालाबाग डैम अभी तक नहीं बना। जो डैम्स हम लोगों ने बनाने थे अपने इन 3 रिवर्स के ऊपर, हम वो भी नहीं बना पाए। इंडिया बना रहा था तो उस टाइम पर भी हम लोगों ने कोई उसके बारे में एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं उठाई, इंडस वाटर ट्रीटी के अपने ओहदेदारों ने नहीं उठाई। आज लोग हमें कह रहे हैं कि हमारी अपनी गफलत है और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं 7 साल के बाद पानी की किल्लत हो जाएगी। ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना, ये करते हैं लीडर पूरी दुनिया के अंदर। जो लीडर वो होते हैं जो मुल्क का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं कि 5, 10, 12, 15, 20 साल के बाद इस मुल्क के हालात क्या होंगे, इनको किन लाइंस पे डालना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे यहाँ सोच होती है इलेक्शन टू इलेक्शन। अभी हर सारे काम हो रहे हैं। पंजाब के अंदर आपने नया ऑर्डिनेंस ले आया, इलेक्शन फोकस कर रहे हैं। आप जो पुलिस के में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इलेक्शन स्पेसिफिक कर रहे हैं। आपने सिंध में गवर्नर लगाया, इलेक्शन स्पेसिफिक कर रहे हैं। आपने वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज आपने उनको चेंज कर दिया। जी आप इतनी बुरी थी तो वो ये था कि ये सारे काम कर रहे हैं आप। हमारे जो लीडरान की सोच है वो है इलेक्शन टू इलेक्शन। तो जब इलेक्शन टू इलेक्शन सोचेंगे, ये जो आप डैम्स की बात करें उसके लिए आप दहाइयां लगती हैं। चलिए, हमारी नहीं गफलत की वजह से नरेंद्र मोदी पानी के हथियार को बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की प्लानिंग किए हुए। अभी रिसेंट दोबारा उसने कहा है, पहले वो चनाब जेलहम की बात करता था, अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने चंद रोज कबल जलंधर में खिताब के दौरान कहा है कि दरिया सिंध के पानी को भी भारतीय पंजाब की तरफ मोड़ेंगे। वो ये प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये नोट कर लीजिए कि दुश्मन मुल्क कहता है कि बूंद बूंद को तरसाएंगे और हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा होता, यानी क्या उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा या फिर अवाम के मसले मसाइल को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। पानी के लिए हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस है।
फ्लड आता है वो पानी हम बचा सकते हैं, बारिश का पानी बचा सकते हैं, कई सॉल्यूशंस है, लेकिन सॉल्यूशंस की तरफ जाएं तो फिर ना। लेकिन सॉल्यूशन पता नहीं इस चीज का निकलेगा या नहीं निकलेगा। जो मुश्किलात तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के हवाले से उठ खड़ी हुई हैं और शहरियार आफरीदी साहब के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया है। सोहेल साहब, अनिका मुस्लिम लीग नून के बारे में मशहूर भी है और गुमान साहब अमली तौर पर जानते भी हैं कि जिसको वो कॉर्नर कर लेना एक दफा, ये किसको पॉइंट आउट कर लें, उसके साथ निमटते फिर जरूर हैं जिस हद तक भी जाएं। मैं सॉरी आप इंटरव्यू कर रहा हूँ, जनाब शरफ साहब को वैसे निमटने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो पतली गली से आराम से निकल गए। अपनी तरफ से कोशिश उन्होंने की थी। शहरियार अफरीदी के भाई हैं, वो नॉर्दर्न गैस कंपनी में जॉब करते हैं कोहाट के अंदर। इनका इलाका भी यही है। कोहाट के अंदर एक बहुत बड़ा मसला रहा है और है भी सही। वहाँ पे लोगों को गैस वहाँ से बड़ी मिकदार में निकलती, लेकिन उनको लीगल तरीके से गैस नहीं मिल पाती। लोग प्रोटेस्ट करते हैं। 28 अक्टूबर 2016 को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कोहाट का दौरा किया था। जब उनका दौरा था तो वहां के ऊपर कुछ मकामी लोग थे, उन्होंने एहतजाज किया था। उस एहतजाज की जब रिपोर्ट की गई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी, तो पता चला कि शहरियार अफरीदी और उनके भाई जो कि नॉर्दर्न कंपनी के मुलाजिम थे, एडमिन ऑफिसर थे कोहाट के, उन्होंने लोगों को उकसाया। उस वक्त उनका तबादला कर दिया गया पंजाब नॉर्दर्न कंपनी के दूसरे सूबे का जो आखिरी स्टेशन है रहीम यार खान, वहां कर दिया गया। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मेरी फैमिली यहाँ पे इतना दूर ना भेजा जाए, एनी हो उनको वहां भेज दिया गया। अब वहां पर उन्होंने जाके ज्वाइनिंग दिया, वो वापस आने की कोशिश कर रहे थे, उनका वापस आने का सिलसिला बन चुका था। लेकिन पार्लियामेंट हाउस के इजलास के अंदर शहरियार अफरीदी की वजीर पेट्रोलियम के साथ हो गई तल्ख कलामी, और कहा जाता है कि वो बात उन्होंने मुका मारा या उनकी तरफ वो लपके थे जिस तरीके से। अब नॉर्दर्न ने उनके भाई को कहा है कि आप आराम से रहीम यार खान की आखिरी तहसील में बैठिए, फिलहाल आपके वापस आने के कोई चांस नहीं है, कोहाट आप अभी नहीं आ सकते। चलिए वक्त खत्म हो गया, एक लाइन का कमेंट कर दीजिए क्विकली। ये गलत बात है, ये गलत आप जो ना रवायात सेट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदला लिया जा रहा था लाहौरियों से। जरा लाहौरी खुले दिल के होते हैं, खुशियां मनाने के हवाले से बड़े सीरियस होते हैं और बसंत के बारे में बड़े सीरियस होते हैं। लेकिन कुछ सालों से बसंत नहीं मनाई जा रही थी। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, ये सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरियों की है कि उन तमाम सिफारिशात के ऊपर या फिर जितने भी कवायद जवाबित रखे जाएंगे उनके ऊपर अमल दरामद करें। स्पेशली धाती तारों का इस्तेमाल ना करना और साथ ही साथ फायरिंग ना करना। ये तमाम सिफारिशात तो आ गई, बसंत मनाते हैं या नहीं मनाते ये देख लेते हैं। आने वाले वक्तों के अंदर पता चल जाएगा। हमारे आज की शो से हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।